औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और ईडीओ 516 का लेक्चर नंबर 8 आज हम करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर हमारा 30 है, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके आपने नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। डिटेल में आपको बताता हूँ, लेकिन पहला काम आपने क्या करना है कि आपने इनके नाम याद करने हैं। ये टोटल 6 नाम है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेक्स्ट कितने 6 हैं? नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव एंड उसके बाद डायलॉग्स वगैरह, ठीक है। टोटल ये 6 मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, डायलॉग्स, ठीक है, एक्सपोजिशन एंड उसके बाद रिपोर्ट एंड डिस्कशन। तो ये टोटल आपके कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो 6 नाम आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल याद कर लेने। आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है जिसमें सिर्फ आपने नाम बताने होंगे और आपने कोई डिटेल नहीं लिखनी होगी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो फिर हो सकता है वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ नैरेटिव राइटिंग, व्हाट इज़ आर्गुमेंटेटिव टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, मतलब इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। बाकी ज़्यादा ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो उसमें सिर्फ आपसे इनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो नाम आपने याद करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं कि कितने नाम हैं? 6 हैं। तो पहला क्या है? पहला नैरेटिव। नैरेटिव राइटिंग इज़ लाइक टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है। ये नैरेटिव राइटिंग किसको कहते हैं? इज़ लाइक टेलिंग अ स्टोरी, विच मीन्स कि जिस तरह हम एक कहानी को लिखते हैं या हम किसी को एक कहानी बताते हैं, ठीक है। एक लिखी हुई कहानी को देखने, यहाँ पे बात राइटिंग की हो रही, तो चले मैं आपको रिटन स्टोरी का एग्जांपल देता हूँ कि जब एक कहानी लिखी हुई होती है उसमें क्या हो रहा होता है कि जिस बंदे ने लिखी है वो हमें कोई चीज़ बता रहा है। इसी तरह जो नैरेटिव राइटिंग होती है ये भी इसी तरह ही है कि इस यानी कि नैरेटिव राइटिंग इज़ लाइक टेलिंग अ स्टोरी, ये भी एक कहानी की तरह, ठीक है। जिस तरह हमें कहानी बताई जाती है, सुनाई जाती है, इसी तरह ये भी नैरेटिव राइटिंग भी हमें इसी तरह सुनाने की तरह ही है। तो इस यानी कि नैरेटिव राइटिंग के अंदर बच्चों को जो यानी कि लफ्ज़ होते हैं वंस अपॉन अ टाइम एंड नेक्स्ट फाइनली, तो एज ए टीचर आप बच्चों को बताएं कि आप जो नैरेटिव राइटिंग है इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद आप उनको बताएं कि इनके अंदर जो वंस अपॉन अ टाइम, नेक्स्ट, फाइनली, तो इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं ना, तो आप स्टोरी आपने देखी होगी, कोई भी स्टोरी स्टार्ट होती है वंस अपॉन अ टाइम से ज़्यादातर, ठीक है। 80% स्टोरीज आपकी वंस अपॉन अ टाइम या वंस, तो इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं इनसे आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। नैरेटिव राइटिंग के अंदर भी तो चूँकि ये भी स्टोरी की तरह ही है कि जिस तरह हम लोग स्टोरी को किसी को बताते हैं या लिखी हुई दिखाते हैं, तो ये भी उसी तरह ही है। तो इसमें भी एज ए टीचर आप बच्चों को बताएं कि नैरेटिव राइटिंग में भी आपने वंस अपॉन अ टाइम जैसी एक्सप्रेशन, नेक्स्ट, उसके बाद फाइनली, तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपने मतलब कि यूज़ करने होते हैं। और उसके बाद इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, तो ये बच्चों की जो वोकेबलरी बिल्डिंग मतलब कि वोकेबलरी बिल्डिंग में भी बच्चों की हेल्प कर सकती हैं। उसके बाद नैरेटिव राइटिंग यूजुअली हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स। तो लाजमी बात है कि नैरेटिव राइटिंग में क्या होता है कि एक सीक्वेंस होता है प्रॉपर इवेंट्स का, कि जो वहाँ पे मतलब कि जो उस राइटिंग के अंदर इवेंट्स होते हैं और जो वहाँ पे कैरेक्टर हैं, तो उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। ये नहीं कि मतलब कि एक बात इधर की कर रहे हैं दूसरी कहीं और की होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ एक प्रॉपर सीक्वेंस में, इवेंट्स अगर को हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अब एक बंदा मतलब कि एक कहानी ये है कि एक बंदा लाहौर से निकला है तो वो इस्लामाबाद गया है, तो अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी कि वो लाहौर से निकला है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी लाहौर से निकला है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर दरमियान में सारी चीज़ें बाकी शहर आएंगे, इसी तरह एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ, दरमियान में वो मतलब किस शहर में किस आदमी से उसकी मुलाकात होगी, ये तमाम करैक्टर्स, फिर आते आते फिर वो इस्लामाबाद आएगा, तो फिर फाइनली ही हैज़ रीच्ड इस्लामाबाद। तो इसी तरह मतलब कि कोई भी कहानी होती है तो उसके अंदर भी यही होता है कि स्टार्टिंग होती है प्रॉपर और वंस अपॉन अ टाइम इस तरह के वर्ड से, और उसके बाद प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है तमाम इवेंट्स का, करैक्टर्स का, ठीक है। तो ये भी नैरेटिव राइटिंग के अंदर भी इस तरह ही होता है। और उसके बाद लिंकिंग फ्रेजेस आर आल्सो हेल्पफुल आर यूज़फुल फॉर नैरेटिव राइटिंग। तो लिंकिंग फ्रेजेस, डिफरेंट फ्रेजेस को आपस में लिंक करना, ये भी नैरेटिव राइटिंग के अंदर बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप एक कहानी सुना रहे होते हैं या कहानी लिखी हुई आप दिखा रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो फ्रेजेस आप यूज़ कर रहे हैं तो उनका आपस में लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो उनका जितना बेहतरीन तरीके से आप लिंक करेंगे उतना जो मतलब कि आपका रीडर होगा तो उसको स्टोरी अच्छे अंदाज में समझ आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि नैरेटिव राइटिंग की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद सेकंड वन है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव इज़ समथिंग लाइक डिबेट्स आर ओरल। इसमें क्या होता है कि आर्गुमेंटेटिव इज़ रिटन फॉर्म ऑफ डिबेट्स, ठीक है। डिबेट्स किसको कहते हैं? कि बहस को, ठीक है, बहसो मुबासा, कि जब आप किसी शख्स से बहस करते हैं, जब आप किसी से बहस कर रहे हैं तो मीन्स के राइटिंग के थ्रू, ओरल नहीं है, जहाँ पे बात ओरल नहीं हो रही, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू डिबेट्स बट डिबेट्स आर ओरल एंड आर्गुमेंटेटिव इज़ रिटन फॉर्म ऑफ डिबेट्स। तो वैसे डिबेट्स ओरल भी होती हैं, रिटन भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? आर्गुमेंटेटिव की हो रही है, राइटिंग की हो रही है, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट की हो रही है। तो यहाँ पे हम रिटन चीज़ को डिस्कस करेंगे कि रिटन कोई भी डिबेट्स, कोई भी बहस जो लिखी हुई फॉर्म में की जाती है उसको क्या कहा जाता है? आर्गुमेंटेटिव, ठीक है। ये आमतौर पर दो बंदों के दरम्यान में होती है। और इसके बाद
दोनों का अपना पॉइंट होता है। देयर इज़ अ सीक्वेंस इन द डायलॉग्स, तो यहाँ पे जो मुकालमा होता है दो बंदों के दरमियान, दो पार्टीज़ के दरमियान, तो उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। पहले एक बंदा एक पॉइंट पे बात करता है, फिर उसके बाद जो सेकंड बंदा होता है वो उस पॉइंट का जवाब देता है, कोई भी जवाब, ठीक है, चाहे वो अगर वैसे एग्री कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो मतलब प्रॉपर एक वजाहत होती है। और उसके बाद अगर वो एग्री नहीं कर रहा तो क्यों नहीं एग्री कर रहा, उसका जवाब देता है। उसके बाद जो पर्सन ए होता है वो दोबारा एक न्यू पॉइंट स्टार्ट करता है। उसके बाद जो पर्सन बी होता है वो दोबारा उसी न्यू पॉइंट का जवाब देता है। अब पॉइंट ए को डिस्कस नहीं किया जाता। तो प्रॉपर इस सीक्वेंस में बात होती है, एक तरतीब से बात होती है। जो डायलॉग्स होते हैं, पर्सन ए ने बात की होती है, उसका उसी टाइम रिस्पॉन्स पर्सन बी देता है। जबकि जो फिर दोबारा पर्सन बी अगर को बात कर देता है तो फिर दोबारा उसका रिस्पॉन्स पर्सन ए देगा। इसी तरह फिर दोबारा पर्सन ए करेगा, फिर उसका जवाब पर्सन बी देगा। तो ये जो प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, डायलॉग्स का, इसमें ये आर्गुमेंटेटिव टाइप्स ऑफ टेक्स्ट में इसको मतलब कि यहाँ पे इसमें ये चीज़ शामिल होती है। उसके बाद यहाँ पे जो बोथ साइड का, ठीक है, दोनों साइडों का जो ओपिनियन होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है। ये नहीं है कि किसी एक के ओपिनियन को वैल्यू दी जाएगी और दूसरे का जो ओपिनियन है उसको अनइम्पोर्टेंट समझा जाता है, ऐसा नहीं है। दोनों के वैल्यूज़ अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, विदाउट पंक्चुएशन लाइक आर्गूमेंट्स वॉन्ट बी शोन लाइक अ डायलॉग। तो अगर आप मतलब के पंक्चुएशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं आर्गूमेंट्स के अंदर, तो फिर ये एक डायलॉग की फॉर्म में यूज़ नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इन माई ओपिनियन एक लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है सेकंड लास्ट लाइन में, और उसके बाद आई थिंक। तो इस तरह के जो मतलब के होते हैं, ये फ्रेजेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, तो ये आर्गूमेंटेटिव टाइप्स में आर्गूमेंटेटिव टाइप्स ऑफ टेक्स्ट में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपसे यानी कि शॉर्टेस्ट डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ आर्गूमेंटेटिव टेक्स्ट। तो मैंने आपको बता दी, एक बहस होती है, रिटन बहस होती है, दो बंदों के दरमियान में होती है, दोनों पार्टीज़ का ओपिनियन समझा जाता है, उसको वैल्यू दी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का। उसके बाद डायलॉग की तरह होती है, ठीक है, दो प्रॉपर सीक्वेंस होता है इवेंट्स का। उसके बाद थर्ड टाइप आपकी है डायलॉग। अब डायलॉग क्या है, दिस इज यूज्ड ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट। इट कैन बी समटाइम्स इन नैरेटिव राइटिंग, दैट डायलॉग शुड बी रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। डायलॉग आपको पता है, आपने उर्दू में डायलॉग देखे होंगे, उर्दू की बुक जो ग्रामर होती है, उसके बाद इंग्लिश की ग्रामर में आपने डायलॉग देखे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक बंदे की बात होती है, उसके आगे एक स्लैश होती है, ठीक है, या डैश होती है, सॉरी स्लैश नहीं डैश होती है। तो उस डैश से मतलब कि फिर ये बताया जाता है, या इन्वर्टेड कामास होते हैं, ठीक है, आमतौर पर इन्वर्टेड कामास भी होते हैं। तो इन्वर्टेड कामास से ये बताया जाता है कि ये बात इस बंदे ने की है। तो जैसे ही आप उस बंदे का मतलब कि अब पर्सन ए लिखा हुआ है, तो पर्सन ए ने कोई बात किया, तो पर्सन ए के बाद इन्वर्टेड कामास लगाए जाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये बात, ठीक है, मतलब जो बात पर्सन ए करेगा तो उसको इन्वर्टेड कामास में लिखा जाएगा, जिससे ये ज़ाहिर होगा कि ये बात एक पर्सन ए ने की है, किसी और ने नहीं की। उस बात को बेशक वो 4 लाइनें हैं, 5 लाइनें जितनी भी, अगर एक लफ्ज़ है, 2 लफ्ज़ हैं, जितनी भी हैं, तो अगर वो पर्सन ए लिखा हुआ, पर्सन ए के सामने आपने देखा होगा उर्दू में, इंग्लिश में, तो इन्वर्टेड कामास के अंदर जो बात की हुई है वो क्या है, वो डायलॉग है। तो इट मीन्स कि उससे ये क्लियरली ज़ाहिर हो रहा है कि ये बात किसी एक बंदे ने की है। उसके बाद आमतौर पर जो स्टेटमेंट वो मतलब कि एक बंदा करता है, यानी कि लिखी हुई होती है, तो उसके सामने एक्सप्लेनेशन का, ठीक है, एक्सक्लेमेशन का जो मार्क होता है उसको इस्तेमाल लाजमी वहाँ पे किया जाता है। वो जो एक लाइन होती है ना सीधी, और उसके नीचे एक डॉट होता है, तो उस मार्क को क्या कहा जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो उसको भी एक मतलब कि जो पॉइंट होता है, जो एक बात की गई होती है डायलॉग के अंदर, तो हर स्टेटमेंट के एंड पे उसको भी यूज़ किया जाता है। और बाज़ औक़ात क्वेश्चन मार्क को भी यूज़ किया जाता है, और इसको भी करना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन मार्क तब यूज़ होता है कि जब एक बंदा कोई हुक्म देता है, और जो क्वेश्चन मार्क होता है तब यूज़ होता है कि जब एक बंदा सवाल कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो इलीजन होता है, इलीजन को भी मतलब कि यानी कि शो किया जाता है एक डैश की फॉर्म में, एक डैश वहाँ पे लगाई जाती है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि यहाँ पे इलीजन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या होता है, टाइम गैप होता है, ठीक है, जो कि यानी कि जब आप बात को यानी कि कर रहे होते हैं, ओरल कर रहे होते हैं या रिटर्न कर रहे होते हैं, तो अगर आपको वहाँ पे टाइम गैप चाहिए तो उस टाइम गैप को इलीजन कहा जाता है। तो वहाँ पे डायलॉग्स के अंदर एक डैश लगाई जाती है, जिस डैश से ज़ाहिर होता है कि यहाँ पे जो स्पीकर है, जो कि बोलने वाला है, तो वो यहाँ पे गैप ले रहे, टाइम गैप ले रहे हैं। उसके बाद टॉपिक 33 है एक्सपोजिशन। अब बहुत लोग कहते हैं कि एक्सपोजिशन और आर्गूमेंटेटिव टाइप्स यानी कि ये सेम है, आर्गूमेंटेटिव और एक्सपोजिशन सेम है, हालांकि ऐसा नहीं है। एक्सपोजिशन और आर्गूमेंटेटिव में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि उसमें आर्गूमेंटेटिव में क्या था कि बहस होती है, दोनों तरफ से बहस होती है। एक बंदा अपना पॉइंट देता है, फिर आगे वाला उसका रिप्लाई करता है, फिर वो अपना पॉइंट दे के हो सकता है फिर वो दोबारा अपना दे दे, और फिर पहले वाला उसका रिप्लाई करेगा। तो ये बहस चलती रहती है। एक्सपोजिशन में क्या होता है, वन साइडेड ओपिनियन होता है, इट इज़ शो टू वन साइडेड ओपिनियन। इसमें सिर्फ वन साइडेड ओपिनियन होता है। जिस तरह आप कमर्शियल में देखते हैं ना, लिखा होता है सिगरेट काज लंग कैंसर, कि जो सिगरेट है,
ये फेफड़ों के कैंसर का बायस बनता है। तो अब ये वन साइडेड ओपिनियन है, इसका कोई इस पर बहस नहीं होगी। कोई बंदा ये नहीं कहेगा नहीं यार सिगरेट से तो कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि ये एक एक्सपोजिशन है, ये वन साइडेड ओपिनियन है। तो ये आपने फ़र्क करना है कि एक्सपोजिशन में क्या है, वन साइडेड ओपिनियन है कि इसमें अगर एक बंदे को ओपिनियन है तो उसको उसका बिलीफ है, वो उसको मतलब कि स्टैंड करेगा, उस ओपिनियन को मतलब कि आप कहते हैं डिफेंड करेगा, उस ओपिनियन के ऊपर खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि किसी और आदमी के ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लेगा या किसी और को सुनेगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट वन साइडेड ओपिनियन। इसमें वन साइडेड ओपिनियन, दूसरे बंदे की बात ही नहीं है। जबकि आर्गुमेंटेटिव में क्या था कि वहाँ पे दो बंदे थे, दोनों के ओपिनियन को वैल्यू दी जाती थी। अगर यहाँ पे कोई दूसरा बंदा हो भी सही तो उसके जो पॉइंट्स होंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वन साइड। इसमें एक पर्सन की बात को वैल्यू दी जाती है, तो वो ये एक्सपोजिशन। और इसके बाद आर्गुमेंटेटिव में फ़र्क है कि आर्गुमेंटेटिव में दो बंदों की बात होती है, दोनों अपने अपने पॉइंट्स देते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस होता है। एक्सपोजिशन में क्या होता है कि कोई सिर्फ एक बंदा अपना पॉइंट देता है और वो उस पॉइंट को फिर हर हाल में डिफेंड करता है उसका, ये नहीं कि फिर उस पॉइंट को छोड़ के किसी और पॉइंट की तरफ जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ टेक्स्ट के अंदर फिफ्थ वन है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर इसकी बेस है व्हेन यू ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स, कि जब आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी बात को सुनते हैं या आपने कोई लिखी हुई बात देखी है, अब आप दोबारा बात को लिख रहे हैं, लेकिन अब आप वो एक्चुअल वर्ड्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि आपने सुने या आपने देखे हैं। आप उस बात को जो आपने सुनी है या आपने देखी है, अब आप उसको अपने अल्फाज में कर रहे हैं, तो ये क्या है? इट इज़ रिपोर्ट। इट इज़ रिपोर्ट टाइप ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। और ये डायरेक्ट स्पीच नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट वो होता है कि जिसमें आप यानी कि आपने किसी बात सुनी है और उन्हीं एक्चुअल वर्ड्स को आप आगे यूज़ करते हो, आप आगे बात करते हैं, तो वो ये डायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट में क्या है कि ये जो रिपोर्ट है ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि इसमें आप एक्चुअल यूज़ नहीं करते उन वर्ड्स का जो आपने सुने या आपने देखे हैं। जिस तरह एक स्टूडेंट तैयारी करते हैं कि लेक्चर ले लेते हैं और लेक्चर को लेने के बाद पेपर में जाके अपने अल्फाज में उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो अपने अल्फाज में वहाँ पे जाके राइटिंग कर आते हैं। ये सारा क्या है? ये रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है। रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ शामिल होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। उसके बाद द डेट एंड टाइम एंड लोकेशन मस्ट बी मेंशन, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि टाइम एंड लोकेशन मस्ट बी मेंशन, कि जिसके अंदर जो इवेंट होता है, ठीक है, वो टाइम और वो लोकेशन आप लाजमी बताएं। जो आप रिपोर्ट राइटिंग आप कर रहे हैं तो उसके अंदर जो इवेंट्स वगैरह हैं तो उनके बारे में, उनकी जो डेट है, उनका जो स्पेसिफिक टाइम है, उनकी स्पेसिफिक लोकेशन है, वो एज आ राइटर आप लाजमी बताएं, ठीक है। जिससे आपको जो मतलब कि रीडर होंगे तो उनको कोई परेशानी का सामना नहीं होगा, ठीक है। वो समझ जाएंगे कि ये जो इवेंट है, ठीक है, जो मतलब कि इवेंट जहाँ पे हुआ है इसकी क्या टाइम है, क्या इसकी लोकेशन है, क्या इसकी डेट है। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ टेक्स्ट में लास्ट वन है टॉपिक 35 डिस्कशन। तो डिस्कशन आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें क्या मतलब कि डिस्कशन होती है, हर बंदा अपने अपने पॉइंट बताता है, कोई एक पॉइंट होता है, फिर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ हम इससे एग्री हैं। डिस्कशन का आपको वैसे भी इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल जनरल सी बात है। एक बंदा अपनी पॉइंट बताएगा, उसके बाद सेकंड बंदा अपना बताएगा, तीसरा अपना बताएगा, फोर्थ वन अपना बताएगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होते हैं, डिस्कशन हो रही होती है, अगर एक की बात से बाकी एग्री कर रहा है तो फिर वो कहते हैं कि वी ऑल आर एग्रीड, हम तमाम इस बात से एग्री करते हैं। अगर वो नहीं एग्री देन वो इसको रिमूव कर देते हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो डिस्कशन होती है फैक्चुअल होते हैं, कि डिस्कशन के अंदर फैक्ट्स को मतलब कि प्रेजेंट किया जाता है, जबकि कई डिस्कशन ऐसी भी होती हैं कि जिनमें फैक्ट्स नहीं होते, जनरल होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद मतलब कि ये बिल्कुल आसान सी बात है, डिस्कशन आप खुद इस पर राइटिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता दिया। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक 35 और आपको पूरा लेसन जो हमारा लेसन नंबर 8 था ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मज़ीद फिर भी आपके क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आपने पूछना है। आपके जितने क्वेश्चन होंगे, कन्फ्यूजन होगी, उनको इंशाल्लाह तमाम को क्लियर आउट किया जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।